जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। यानी कि ऐसे 20 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिससे हम जानेंगे कि किस तरह के कंसेप्ट इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम मूव्स एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 meter per second. A constant force that acts for 4 seconds on the object gives it a speed of 2 meter per second in opposite direction. The force acting on the object is. तो हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन हमें यहाँ पे मास तो पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है। तो एक्सेलरेशन होता है इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें देखिए कि ये जो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 10 किलोग्राम है, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब इस पर हमने एक फोर्स लगाई तो जिसकी वजह से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा। और ये जो हमने फोर्स लगाई थी इसका ड्यूरेशन क्या था? 4 सेकेंड था। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। और कितना टाइम लिया है? 4 सेकंड। तो यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा -2 - 10 डिवाइडेड बाय 4। माइनस का 2 हम इसलिए लेंगे क्योंकि ये इस डायरेक्शन में और ये जो वेलोसिटी दूसरी वाली अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक को हमें प्लस लेना होगा और एक को माइनस लेना होगा। ठीक है, और ये वाला हम लोग क्या ले रहे हैं? प्लस ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास फोर्स कितनी हो जाएगी? 10 इंटू -3 दैट इज इक्वल्स टू -30 न्यूटन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज -30 न्यूटन। अब आप लोग ये चीज़ सोचिए, आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इसमें +30 भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने जब बोला है दैट इट इज़ दी मूविंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ये जो हम फोर्स निकाल रहे हैं ये ऑपोजिंग फोर्स है, ये जा रही थी उसकी ऑपोजिंग। तो ऑपोजिंग फोर्स हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो अगर आप लोग इसे वैसे सॉल्व करते हैं टेकिंग दिस एज पॉजिटिव एंड दिस एज पॉजिटिव एंड दिस एज नेगेटिव, तब आपके पास ये ए जो है प्लस का आएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे इधर, तब हम ये कहेंगे कि ऑपोजिंग फोर्स है तो माइनस की आपकी लगेगी। सो ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेयर स्टॉप्स अ फुटबॉल वेइंग 0.5 किलोग्राम विच कम्स फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द इम्पैक्ट लास्ट फॉर 1/50th सेकेंड एंड द बॉल बाउंसेस बैक विद ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, देन द एवरेज फोर्स इन्वॉल्व्ड इज। हमें फिर से क्या निकालना है? एवरेज फोर्स निकालनी है। तो एवरेज फोर्स हम लोग जानते हैं दैट इज इक्वल्स टू आपके पास m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 15 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये जो है क्या कह रहे हैं कि इट इज़ फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम, तो हम लोग क्या कहेंगे? इट इज़ -10। सो आपके पास यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है? 1/50th ऑफ ए सेकेंड। सो दैट मीन्स अब हमें बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो m हमारा जो है गिवन है 0.5 किलोग्राम। ठीक है, इंटू v यानी कि हमारे पास हो जाएगा 15 माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 1/50। तो मैं 50 ऊपर ही लिख देती हूँ। तो ये हमारा 50 इंटू 0.5 कितना हो गया? 25, एंड देन 15 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 25। सो दैट मीन्स 625 न्यूटन जो है इस पर फोर्स लगेगी। सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रक एक्सेलरेट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड, इंजन, अर्थ और ड्राइवर। तो इसमें हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। तो अगर रोड पर जो है वो चल रहा है और फोर्स जो है रोड पर लग रही है, तो फोर्स उस पर भी कौन लगाएगा? रोड ही लगाएगी। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज द रोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। अ ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम इज सस्पेंडेड थ्रू 2 लाइट स्प्रिंग बैलेंसेज A and B. You have to find that what will be the reading of A and B spring balances.
ठीक है। तो अगर आप इसे ऐसे समझिए कि पहले हमने जो है ए नहीं लिया, केवल बी पर ही ये हैंग हो रहा है, तो आप देखेंगे बी की रीडिंग कितनी है, 4 किलोग्राम है। फिर अब आपने क्या करा कि इसको ए पर भी हैंग कर दिया, तब आप देखेंगे कि भाई इस ए पर भी आपने कितना ये वेट लगाया है, कितना वेट हैंग करा है, 4 किलोग्राम, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस, यानी हम इन्हें मासलेस मान रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ए पर भी कितनी रीडिंग आ जाएगी, 4 किलोग्राम आ जाएगी। तो दोनों पर ही रीडिंग हमारी 4 किलोग्राम आएगी। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज दी 4 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम, यानी दोनों पर भी हमारी 4 किलोग्राम रीडिंग आएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 1 किलोग्राम, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो हमें पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको पता है यहाँ पर मास ऑफ बुलेट इन्होंने दे दिया है, दैट इज इक्वल्स टू 10 ग्राम, सो दैट इज इक्वल्स टू 10/1000 किलोग्राम, है ना, 10/1000 किलोग्राम दे दिया है। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट इन्होंने कितनी दी है, दैट इज इक्वल्स टू 300 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इन्होंने कहा है मास ऑफ द पिस्टल इज 1 किलोग्राम एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। ठीक है, वो हमको निकालनी है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें किस पर हैं, रेस्ट पर हैं, तो यानी हमारा बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम होगा दैट विल बी 0, और आफ्टर फायरिंग कितना हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ पिस्टल इंटू वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। सो दैट मीन्स अब हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ बुलेट क्या है हमारे पास 10/1000, सो 10/1000 into velocity of bullet that is equals to 300 प्लस मास ऑफ पिस्टल 1 है इंटू वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। सो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल्स टू 3 प्लस वीपी। तो वीपी हमारे पास क्या आ गया, यानी वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल इज -3 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज इन दी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हैमर वेइंग 3 किलोग्राम स्ट्राइक्स द हेड ऑफ ए नेल विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ड्राइव्स इट बाय 1 सेंटीमीटर इन द वॉल, द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द वॉल इज। हमको क्या निकालना है, इम्पल्स निकालना है। तो इम्पल्स हमारा बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के, है ना, चेंज इन मोमेंटम के। सो दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, अगर एम में कॉमन ले लूँ, v माइनस यू। अब यहाँ पर आप देखिए एम गिवन है 3 किलोग्राम और v जब उसने स्ट्राइक करा है वो नीचे जाकर रुक गया, तो v हमारी 0 हो गया, -2 मीटर पर सेकेंड थी उसकी इनिशियल, सो इंटू 2, सो 3 इंटू माइनस का 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 6 न्यूटन सेकेंड। सो दैट इज इन दी ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपर पुशेज अ शॉपिंग कार्ट ऑफ ए स्टोर विद ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, द शॉपिंग कार्ट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 75 न्यूटन ऑन द शॉपर, है ना, यानी कि आप इस तरीके से किसी कार्ट को ले जा रहे हैं तो वो भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। तो ये हमको क्या बता रही है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता रही है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है ये सभी सर्कमस्टांसेस पर अवेलेबल एप्लीकेबल होती है। क्या इसको वेलोसिटी, फ्रिक्शन या कार्ट की या किसी भी चीज़ से बढ़ने घटने से मतलब नहीं है, ये बस हमें ये बताती है कि अगर आपने किसी पर फोर्स लगाई है तो वो भी आप पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। सो ऑप्शन डी जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस अज्यूमिंग द सिस्टम टू बी द शॉपर एंड द कार्ट। ओके, सो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of m kilogram per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity of v meter per second will be. तो मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से कि कन्वेयर बेल्ट है ना, कन्वेयर बेल्ट समझ लीजिए, इस पर कुछ मास ऐसे हम गिरा रहे हैं, सैंड ऐसे गिरा रहे हैं, ठीक है, एंड विच इज़ एट द रेट ऑफ m किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक, अब ये जो है हमें क्या करना है, इस कन्वेयर बेल्ट को कांस्टेंट स्पीड से जो है चलाना है। तो अगर हमें ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो इस पर हम कितनी फोर्स जो है अप्लाई करें।
तो आप ये चीज़ देखिए कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डी पी बाय डी टी, है ना, और पी क्या होता है, डी एम वी बाय डी टी। यहाँ पर जो मेन मुद्दे की बात है कि हमने जो है वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा है और मास को वेरी कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास पहले आएगा डी एम बाय डी टी, वी को हमने कांस्टेंट रखा, प्लस अब हम एम को कांस्टेंट रखते हैं और डी वी बाय डी टी, है ना, ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। अब ये जो डी वी बाय डी टी है ये हमारा ज़ीरो बन जाएगा, क्यों, क्योंकि v को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो हमारी ये पूरी टर्म क्या बन गई, ज़ीरो बन गई। तो क्या बचा हमारे पास, केवल v इंटू डी एम बाय डी टी। और इधर इन्होंने कहा है कि दैट इट इज़ ड्रॉप्ड एट द रेट ऑफ m किलोग्राम पर सेकेंड, यानी कि डी एम बाय डी टी हमको कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M। सो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू वी। तो जो फोर्स लगी वो हमारे पास कितनी हुई, mv हुई। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देन ही एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ, और कितना टाइम लगा है, 0.1 सेकेंड लगा है। तो इधर इन्होंने जो है हमें मास दे दिया है, ओके, और हमको क्या दे दिया है, कितना जो है उसकी स्पीड चेंज हुई है और कितने टाइम में हुई है। तो अब जो है हम यहाँ पर फोर्स निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल इम्पल्स अपॉन टाइम, है ना, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो इम्पल्स हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू, इम्पल्स हमने क्यों लिया है, क्योंकि इधर इन्होंने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोला है, और इम्पल्स हमारा किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर ही होता है। तो आप चाहें उसको लगा लीजिए डेल पी अपॉन डेल टी करके, है ना। तो टाइम टेकन भी है हमारा कितना, 0.1 सेकेंड है, ओके। और चेंज इन मोमेंटम हम निकालेंगे तो मास हमको 150 ग्राम दे रखा है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.150 किलोग्राम, है ना। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो 20 थी इसकी, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो फोर्स आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 0.150 इंटू माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 0.1। सो ये हमारा जो है यहाँ पर एक ये हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। सो दैट मीन्स 1.5 इंटू 20 विद ए नेगेटिव साइन। सो विद ए नेगेटिव साइन हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 30। सो दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज दी 30 न्यूटन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the statement friction force is a constant force while magnetic force is a non-contact force is always true at 0 degree, false statement or depends on the temperature of the surrounding। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो हमेशा कांटेक्ट फोर्स है, वो तभी लगती है जब दो ऑब्जेक्ट आपके कांटेक्ट में होते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स जो है आपकी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, दूर दूर होंगी मैग्नेट तब भी उनमें क्या होती है, फोर्स होती है ना। सो दे आर दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। सो दैट मीन्स इट विल बी ऑलवेज ट्रू। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स, वेलोसिटी एट दिस as v is equals to this much and at t is equals to 10 second, v is this much, the force F is। तो हमें जो है यहाँ पर ये जो फोर्स की एक्सप्रेशन है इसको निकालना है। तो ये कह रहे हैं t इज इक्वल्स टू 0 हमारी ये है, तो यानी u हमारा कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 6i कैप माइनस 2j कैप, और t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स पे हमारी जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू v जो है हमारी कितनी है 6j कैप है, ठीक। और टाइम कितना है हमारा 10 सेकेंड्स लगा, 0 से 10 तक 10 सेकेंड्स लगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तो v हमारा है 6j कैप माइनस 6i कैप माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2j कैप, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 10। तो ये जो है हमारा क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया। अब अगर हम इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मास का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जो कि हमको गिवन है 5 किलोग्राम, तो हमारे को फोर्स मिल जाएगी। तो 5 से अगर हम कट करेंगे इसे तो ये हमारा 2 बन जाएगा। तो आपके पास ये 6j कैप और ये माइनस का 6i कैप है और ये प्लस 8j कैप डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा।
सो दैट मीन्स इट विल बी -3i प्लस 4j। तो जो फोर्स आ जाएगी हमारे पास दैट विल बी -3i प्लस 4j एंड विच इज़ इन दी ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज 0.5। द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज। तो हमें वो डिस्टेंस निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको 10 लेनी है। देखिए तो यहाँ पर जो है हमको एक्सेलरेशन जो है कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू जी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू एम जी होगा। तो एक्सेलरेशन हमारा म्यू जी हो जाएगा। सो अब हमारे पास म्यू 0.5 है और जी हमको 10 लेना है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और 2 हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2as अप्लाई करेंगे तो इससे हम s निकाल लेंगे। तो 0 स्क्वायर माइनस u हमारा कितना है, 2 है। सो 2 का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू a हमने अभी निकाला है 5 एंड इंटू s, है ना। तो हमको ये वैल्यू निकालनी है। सो माइनस का 4/2 इंटू 5, सो दिस विल बी 2, दिस इज इक्वल्स टू s। नेगेटिव आया बिकॉज इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। सो ऑप्शन जो है अगर हम देखेंगे पहले तो कितना आ जाएगा, ये 2/5 0.4 हो गया। सो इट विल बी इक्वल टू ऑप्शन डी। सो यानी 0.4 मीटर ये जो है डिस्टेंस मूव करेगा। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव अ साइकिल विद ब्रेक्स ऑन बिकॉज आप ब्रेक लगा के साइकिल नहीं चला पाते हैं। क्यों, क्योंकि उस पर क्या है, आपने एक इस तरीके से ये जो है हमारे पास साइकिल है, तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो एक यहाँ पर एक ऐसे पेडल सा होता है जो कि इससे साइकिल का जो टायर होता है उससे टच करता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है मोर हो जाता है देन दी रोलिंग फ्रिक्शन। तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि इधर इन्होंने रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बीच में पूछा है कि क्या होगा। तो ऑन रोड से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जब हमने इस तरीके से वो जब पेडल लगाया तो उस पर ये जो स्लाइड कर रहा था, है ना, ये जो रोलिंग फ्रिक्शन था हमारा, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ज़्यादा हो गया, तो रोलिंग से कम हो गया, तो साइकिल हमारी रुक जाती है ना, इसीलिए वो रुक जाती है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, a 5 Newton is defined when a mass of 10 किलोग्राम is accelerated with a। तो हमारे पास F इज इक्वल्स टू एम ए होता है। सो 5 इक्वल्स टू 10 इंटू ए, तो ए हो जाएगा हमारा 5/10 या 1/2 या 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज इन दी ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, a boy of mass 52 kilogram jumps with a horizontal velocity of 2 meter per second on a stationary cart of 3 kilogram. The cart is fixed with frictionless wheels. Which of the following would be the speed of the cart? तो ये क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से ये एक हमारे पास कार्ट है और ये एक यहाँ पर बॉय खड़ा है। ठीक है, तो इसका वेट कितना दे रखा है, 52 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, एंड इट इज़ जम्प्स विद a horizontal velocity of 2 मीटर पर सेकेंड से वो किस पर कूदता है, इस कार्ट पर, जिसका मास कितना है, 3 किलोग्राम है। अब हमको निकालना है इस कार्ट की क्या स्पीड हो जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, यानी ये जंप करा था उससे पहले कितना था टोटल मोमेंटम और जंप करने के बाद कितना हो जाएगा टोटल मोमेंटम। तो जंप करने से पहले इसके पास टोटल मोमेंटम कितना होगा, 52 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3, क्योंकि वो कार्ट क्या था, रेस्ट पर था। अब ये जब जंप करा तो दोनों एक साथ आ गए, तो टोटल मास कितना हो गया, 55, और किस स्पीड से मूव करने लग गए, v से मूव करने लग गए। तो बस अब हमको इसको सॉल्व कर देना है, v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 52 इंटू 2 एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 55 एंड दिस इज इक्वल्स टू v। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी 1.89। सो दैट इज इन दी ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 1.89 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
Two forces of 5 Newton each are acting on a point mass. If the angle between the forces is 60 degree, then the net force acting on the point mass has magnitude close to. यहाँ पर ये फोर्स क्या होती है, वेक्टर होती है। तो रिजल्टेंट हम किससे देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ f1 f2 कॉस थीटा। ठीक है, इससे हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेंगे। सो f1 हमको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। सो दैट इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, और दोनों ही 25 हैं, तो दैट मीन्स ये भी हमारे पास 25 आ गया, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे यानी कि कॉस 60 है। सो कॉस 60 यानी कि 1/2 हो जाएगा। सो 1/2 से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू √75। सो √75 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 8.6 न्यूटन। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 8.6 न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये क्या होते हैं, हमेशा सेम बॉडी पर लगते हैं, डिफरेंट बॉडी पर लगते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और नॉर्मल टू ईच अदर लगते हैं। तो हम जो फॉर्मूले में लिखते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो, FAB इज इक्वल्स टू माइनस का FBA, यानी कि सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में पर ऑपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, और दो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। सो दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अ गोल कीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल pulls his hand backwards after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to exert larger force, increase the rate of change of momentum or decrease the rate of change of momentum. गोल कीपर जो है अपने हाथ पीछे इसलिए खींचता है ताकि वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी जो फोर्स उस पर लगेगी, वो उसको कम कर सके। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, the inertia of an object tends to cause the object increase its speed, decrease, resist any change in its state of motion or deaccelerate due to friction. तो इनर्शिया क्या होता है भाई, जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, तो यानी वो किसी तरीके की चेंज को रेजिस्ट करता है। सो इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, an object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with the same velocity is. तो इधर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक जो है हमारे पास फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है, जिस पर कि ये जो है 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, कोई 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम इस पर कितनी फोर्स लगाएं कि इसी वेलोसिटी से लगे चलता ही रहे। तो जब इन्होंने कह दिया ये फ्रिक्शनलेस है, तो मतलब हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी है, जो जितने से चल रहा है उतने पे ही चलता रहेगा। सो दैट मीन्स वी डू नॉट नीड टू अप्लाई एनी फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन। सो ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दी क्वेश्चंस और किस तरीके के कंसेप्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपको क्या क्या कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी आप सेम लिंक से जो है हमारी ऐप में एनरोल हो सकते हैं। इसमें जो है लाइव क्लासेस होती हैं, बेसिक्स आपको बताया जाता है, OIR टेस्ट होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल आपके पास होते हैं, PPDT, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जिससे कि आप इंटरव्यू अपना अच्छे से दे सकते हैं। और आप अगर इन कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहते हैं, तो हमारा कोड warrior10 यूज़ करना ना भूलें, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाए। सो आई विल सी यू विद मोर क्वेश्चंस इन दी मोर वीडियोस। टिल देन, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।